नमस्कार दोस्तों, SPS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंदी व्याकरण का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का हिंदी व्याकरण पर कारक टॉपिक। मित्रों, कारक के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको दो सेंटेंस से शुरुआत करूंगा। पहला हमारा सेंटेंस है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को हिंदी पाठ पढ़ाया। और दूसरा सेंटेंस है हमारा, बच्चों रामचरितमानस चौपाइयाँ सुनाई। जब आप ये दोनों सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ आपको अधूरापन लग रहा होगा। ये जो अधूरापन है, यानी कि इसको पूरा करने वाले जो चिन्ह होंगे, जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, उन्हीं को कारक कहा जाता है। कारक की जो हमारी डेफिनेशन है, परिभाषा होती है, वो है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, उसे कारक कहा जाता है। अब अभी जो ऊपर मैंने दो उदाहरण दिए आपको, दो सेंटेंस आपको पढ़ के बताए, अब देखिए उनका संशोधित रूप। अध्यापक ने विद्यार्थियों को हिंदी का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर ऊपर क्या था? हिंदी पाठ पढ़ाया। यहाँ है हिंदी का पाठ पढ़ाया, यानी कि जो हमने यहाँ पे का शब्द का इस्तेमाल किया है, ये हमारा संबंध शो कर रहा है कि क्या पढ़ा, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया, यानी कि हिंदी का पाठ पढ़ाया। तो का जो है इसमें आपस में संबंध स्थापित करता है। इसी तरीके से बच्चों ने रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाई। बच्चों ने, किसने? बच्चों ने। यहाँ पर ऊपर क्या था? बच्चों रामचरितमानस चौपाइयाँ सुनाई। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने किया, बच्चों ने रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाई। तो यहाँ पे ने और की, इन दो शब्दों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये भी हमारा संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो चिन्ह होंगे, जो शब्द होंगे, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के रूप से उसके संबंध क्रिया या अन्य शब्दों के साथ पता चले, उसको कारक कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको कारक के बारे में पता चल, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि कारक किसे कहा जाता है। अब कारक होते कितने प्रकार के हैं? तो मित्रों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक होता है हमारा कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। ये मैंने नाम आपको केवल इसलिए बताएं क्योंकि इनका हम विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। इनका विस्तृत अध्ययन, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कराऊंगा, जिससे कि कभी भी आपके कोई भी डाउट इस टॉपिक पे आपको कभी ना रहे। तो हमारा जो पहला कारक है कर्ता कारक, ये क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो, अर्थात ऐसा शब्द जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये काम किसने किया है, कौन काम को कर रहा है, अर्थात कर्ता का पता चले, काम करने वाले का पता चले, तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। इसका जो विभक्ति, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है, वो ने है। एक पहचान होती है अगर वाक्य में ने लगा है, जैसे राम ने रावण को मारा। तो यहाँ जो राम ने, किसने? राम ने। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? हम प्रश्न लगा देते हैं, कौन और किसने। कोई भी सेंटेंस दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इस बताइए इस सेंटेंस में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, तो आप सीधा सा, अगर आपको वहाँ ने दिख रहा है, आप प्रश्न लगा के देख लेंगे कि कौन या किसने। अगर उसके बाद आपका जो उत्तर बनेगा
तो वो कर्ता कारक होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कमल ने पत्र लिखा। अब अगर हम यहाँ प्रश्न बनाते हैं किसने पत्र लिखा, तो उत्तर हमारा आएगा कमल ने, अर्थात यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। और राहुल ने फिल्म में अभिनय किया, किसने फिल्म में अभिनय किया या कौन फिल्म में अभिनय करता है, तो हम इन दोनों का ही उत्तर क्या देंगे कि राहुल, अर्थात यहाँ पर भी कर्ता कारक है, क्योंकि प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, हमें कर्ता का बोध हो रहा है। तो इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। आप ने से भी पहचान लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कर्ता है। अगर वाक्य में ने है, कर्ता ने कमल ने पत्र लिखा, राहुल ने फिल्म में अभिनय किया, राम ने रावण को मारा, तो इस टाइप से जहाँ आप ने से भी पहचान कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कर्ता कारक होगा। नहीं तो आप वहाँ प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन और किसने लगा के देख लीजिए, तो आपका कर्ता की पहचान आप कर लोगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा कारक है वो है कर्म कारक। कर्ता कारक में हमें ये पता चल रहा था कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है। कर्म कारक में क्या होता है कि जो शब्द का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, मतलब जो काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है। कर्म कारक का मतलब हो गया कि क्या काम हो रहा है, अब जिससे हमें, जिस शब्द से हमें होने वाले काम का पता चले, तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, और इसके उदाहरण हैं, अतुल ने कहानी पढ़ी। यहाँ पर अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। दो वाक्य दिए गए हैं, इसमें अतुल ने कहानी पढ़ी। अंडरस्टूड है कि क्या पढ़ा, कहानी को पढ़ा। किसको पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया। अर्थात इसकी पहचान क्या है, हम क्या या किसने प्रश्न करके हम पहचान कर सकते हैं कि कर्म कारक है या नहीं है। अगर हमें क्या या किसने लगाने के बाद उसका उत्तर मिल जाए, तो वहाँ पर कर्म कारक की पहचान हो जाती है कि हाँ वो कर्म कारक है। हमारा तीसरा जो कारक है वो करण कारक होता है। शब्द के जिस रूप से हमें क्रिया के साधन, यानी कि जो क्रिया की जा रही है, जो काम हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है पता चल जाए, तो वहाँ पे करण कारक होता है। यानी कि हमें क्रिया, काम करने का साधन जहाँ पता चले, जो काम करने के साधन की तरफ इशारा करे, वहाँ पे करण कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं से और के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए, राम गेंद से खेल रहा है। अब यहाँ पर माध्यम क्या हो गया, किससे खेल, राम खेल रहा है, लेकिन किससे, गेंद से। तो यहाँ ये माध्यम हो गया गेंद से खेलना, तो अर्थात ये करण, गेंद यहाँ पर करण कारक है। कविता फूलों से माला बना रही है, किससे माला बना रही है, फूलों से। तो यहाँ पे फूलों जो हो गया, ये करण कारक हो गया। अर्थात जो माध्यम है काम करने का, क्रिया का जो माध्यम है, वो हमारा करण कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह से या और के द्वारा होता है, तथा इसकी पहचान करने के लिए हम प्रश्न बना सकते हैं किससे या किसके द्वारा। यहाँ पर के होगा किसके द्वारा। अगर हम इसको किसके द्वारा करते हैं, किसके द्वारा या किससे प्रश्न करके हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अगर उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पे करण कारक है। जैसे राम किससे खेल रहा है, तो हम उत्तर देंगे गेंद से खेल रहा है। कविता किससे फूलों की माला बना रही है, कि या किसके द्वारा माला बना रही है, तो फूलों के द्वारा, फूलों से माला बना रही है। तो सीधा सा हमें उसका उत्तर मिल जाएगा, करण कारक की पहचान हमारी हो जाएगी। हमारा जो अगला कारक है वो है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ देने या कुछ करने का बोध हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिससे
जिस शब्द से हमें ये बोध हो जाए कि ये काम किसके लिए किया जा रहा है, यानी कि देने के भाव का बोध हो जहाँ पर, या किसी के लिए कुछ करने के भाव का बोध हो जहाँ पर, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। सीधे से है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो इस भाव में संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। के लिए का मतलब को, यानी कि हम किसी को कुछ कर रहे हैं। इसकी पहचान है, हमें सेंटेंस दिया गया होगा, अगर हम उसमें किसको या किसके लिए प्रश्न बनाकर प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसका जो भी उत्तर मिलेगा वो संप्रदान कारक होता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ मैं यह उपहार माला के लिए लाया, मैं यह उपहार माला के लिए लाया। अब अगर हम इसी का प्रश्न बनाते हैं कि मैं उपहार किसके लिए लाया, तो उत्तर हमारा होगा माला के लिए लाया। अर्थात यहाँ माला क्या हो गई? संप्रदान कारक हो गई, क्योंकि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। उसने भिखारी को खाना दिया, उसने भिखारी को खाना दिया, यानी कि खाना खिलाया। अगर हम प्रश्न है किसको खाना दिया, तो भिखारी को खाना दिया, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, लेकिन हम को का भी उपयोग करते हैं कई बार। हालांकि को कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है। को किसका विभक्ति चिन्ह है? को कर्म का विभक्ति चिन्ह है। लेकिन हम संप्रदान कारक में भी देने के भाव में जब हम को का इस्तेमाल करते हैं तो वो संप्रदान कारक के रूप में बन जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा उसने भिखारी को खाना दिया। अब यहाँ प्रयोग तो को का किया गया है, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक नहीं है। कारण यहाँ पर हम दे रहे हैं, यहाँ भाव क्या आ रहा है, हमें भाव देखना है कि वहाँ पे भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। यहाँ भाव हो रहा है दिया, को दिया जा रहा है खाना, हम किसी को दे रहे हैं, भिखारी को खाना दे रहे हैं। तो इस भाव में, देने के भाव में अगर को का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। हम इस डाउट को कि संप्रदान और कर्म कारक में अंतर आखिरकार है क्या, इसके लिए एक और उदाहरण देखते हैं। कमल ने राहुल को पुस्तक दिखाई। कमल ने, दूसरा वाक्य है हमारा, कमल ने राहुल को पुस्तक दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में को का इस्तेमाल किया गया, दोनों में ही को का, इसमें भी को का इस्तेमाल है और दूसरे सेंटेंस में भी को का इस्तेमाल है। लेकिन भाव क्या आ रहा है, देखिए पहले में दिखाई का प्रभाव राहुल पर है, दिखाया यानी कि कोई कर्म किया, कर्म हो रहा है, दिखा रहा है, दिखाना एक कर्म हो गया, क्रिया हो गई। लेकिन दूसरे सेंटेंस में राहुल दे रहा, राहुल को दे रहा है, यहाँ पर पुस्तक दी जा रही है, तो यहाँ पे राहुल क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। और पहले वाले में क्योंकि कर्म पे इसका प्रभाव पड़ रहा है इसलिए ये कर्म कारक हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको पहचानना है कि फर्क क्या है। अगर देने का भाव है तो संप्रदान है, कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है तो कर्म कारक है। बस इतना सा है और कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, कोई भी इतना क्लिष्ट नहीं है कि आप समझ ना पाओ, बहुत ही आसान है समझने में। बस इतना याद रखो कि देने का भाव आ जाता है तो संप्रदान कारक हो जाता है, कर्म के बारे में जानकारी मिल रही है, कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है तो कर्म कारक हो जाएगा। बस इतना ही। मित्रों, मैं संपूर्ण हिंदी आपको पढ़ाऊंगा। आज कारक सिर्फ एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं और आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आज का अगला जो कारक है, चलते हैं उसकी तरफ। हमारा पांचवा कारक होता है अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होने का पता चले
जिस रूप से दूसरे से अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं, अर्थात अलगाव का बोध हो। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, करण का विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अलगाव होने के भाव में। यहाँ पर से का इस्तेमाल अपादान कारक में, से का इस्तेमाल हरदम अलगाव के लिए होगा, यानी कि कोई चीज दूर जा रही होगी, अलग हो रही होगी, तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग कहा जाता है। अपादान में और करण में, कारक में क्या अंतर है ये हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। अपादान कारक अलगाव के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, इसके अलावा इन स्थितियों में कुछ नीचे स्थितियां हैं, कुछ उनमें भी हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपादान कारक होता है। ये क्या है? पहला, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से डरने का भाव प्रकट हो, तो वहां पर हम अपादान कारक होता है। कई बार हमसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, मान लीजिए उदाहरण के लिए यही एग्जाम्पल आ जाए आपका, विद्यार्थी अध्यापक से डरते हैं, और कहा जाए बताइए इसमें कौन सा कारक है, तो आप तो क्या करेंगे? से देखेंगे और ये देखेंगे अलग तो हो नहीं रहा है, और आप खटाक से करण कारक करके आ जाएंगे, लेकिन वहां पर गलत हो जाएगा। आपको भाव देखना है, ये देखना है कि भाव क्या आ रहा है। तो जहां भी डर का भाव हो, जहां कहीं भी डर का भाव होगा, वहां आपका अपादान कारक होगा। यहाँ विद्यार्थी अध्यापक से डरते हैं, तो अर्थात अलग नहीं हो रहे हैं, डर रहे हैं, डर का भाव आ रहा है, तो अपादान कारक है। हमारा दूसरा क्या है? जहाँ घृणा के भाव प्रकट हों, जैसे हमेशा बुराई से घृणा करो, तो इस टाइप से जहाँ नफरत का भाव आए वहाँ भी अपादान कारक होगा। जहाँ तुलना, हम जब तुलना करते हैं, राम मोहन से चतुर है, यहाँ तुलना कर रहे हैं, अलगाव नहीं हो रहा है, लेकिन हम तुलनात्मक भाव प्रकट हो रहा है, अपादान कारक होगा मित्रों, करण कारक नहीं होगा। गलती से भी करण कारक मत करना। जहाँ सीखने का भाव हो, जैसे हम अध्यापक से गणित सीखते हैं, यहाँ भी अपादान कारक होगा, करण कारक नहीं होगा। जब लज्जा का भाव हो, जैसे गीता बड़ों से शर्माती है, जब दूरी का पता चले, चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, तो ये जो भाव होंगे, घृणा के भाव, तुलना का भाव, सीखने का भाव, लज्जा का भाव, या दूरी का पता चले, दूरी का पता चले, डर का भाव प्रकट हो, तो इन सभी चीज़ों में अगर सेंटेंस में ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, तो हम हरदम अपादान कारक करेंगे, कभी भी करण कारक नहीं करेंगे। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हम सीधा क्या देखते हैं? से देखते हैं, कह रहे यहाँ से दिया हुआ करण कारक है, कर दो, और अलगाव भी नहीं हो रहा है। भाई अपादान होगा तो अलगाव होगा, दूर हो रही होगी चीज़, तो नहीं मित्रों। एग्जामिनर हरदम कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही सेंटेंस देता है कि आपको लगेगा कि है कुछ लेकिन होता कुछ है। तो आप ये कंफ्यूज ना होना, इसको देख लेना अच्छे से, जहाँ भी ये भाव हो वहाँ आप अपादान कारक करके आना। देखिए, एक एग्जाम्पल से हम और समझ लेते हैं कि आखिरकार अपादान तथा करण कारक में अंतर क्या है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, राम पेंसिल से चित्र बनाता है, पेंसिल से चित्र बनाता है, और दूसरा है सीता छत से गिर गई। अब इन दोनों में फर्क क्या है? से चित्र बनाता है, यहाँ पर से पेंसिल एक माध्यम है। किस चीज़ का माध्यम है? चित्र बनाने का माध्यम है, तो यहाँ पर हमारा करण कारक होगा। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? सीता छत से गिर रही है, यानी कि छत से अलग हो रही है, अब वो छत पे नहीं रही, तो यहाँ पर अलगाव का भाव आ रहा है, तो इसलिए अपादान कारक होगा। जो ऊपर मैंने अभी आपको बताए कि किन किन स्थितियों में अपादान कारक होगा, वो तो होगा ही। इसके अलावा ये फर्क आप देख लें, अलगाव का भाव है, अपादान कारक है, अलगाव का भाव नहीं है, माध्यम सिद्ध हो रहा है, जहाँ माध्यम का पता चल रहा है वहाँ करण कारक है। तो आपको ये भाव देखना है, साधन के रूप में है
कि अलगाव के रूप में। अगर साधन के रूप में है, करण है, अलगाव के रूप में है, तो हमारा अपादान कारक है। हमारा अगला कारक संबंध कारक होता है। जो शब्द या वस्तु, व्यक्ति, अन्य वस्तु या व्यक्ति से संबंध दिखाए, जिससे हमें संबंध का पता चले कि ये किससे संबंधित है, बस वो संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, रे, री, ना, नी, ने, इस टाइप से शब्दों का प्रयोग उसमें होता है। और हम पहचान कर सकते हैं, कभी भी हम प्रश्न बनाएं, किसका है, किसकी है, किसके लिए या किसके द्वारा, इस टाइप से जब हम प्रश्न बनाते हैं और उसका जो भी हमें उत्तर मिलता है तो संबंध कारक संबंध सिद्ध हो जाता है, वो संबंध कारक होता है। उदाहरण हम देख लेंगे इसके। यह रुमाल रमेश का है। अगर हम यहाँ प्रश्न बनाए यह रुमाल किसका है, तो उत्तर क्या आएगा, रमेश का है। अर्थात यहाँ रमेश संबंध कारक हो गया, रुमाल का संबंध रमेश से हो गया। राधा की साड़ी सुंदर है। किसकी साड़ी सुंदर है, राधा की। तो यहाँ पर राधा का संबंध साड़ी के साथ हो जाता है। मैं मोहन के घर गया। यहाँ मैं किसके घर जा रहा हूँ, मोहन के घर जा रहा हूँ, अर्थात यहाँ पर ये संबंध कारक हो गया। तो आपको ये समझना है, संबंध में जहाँ पर हमें संबंध का पता चले, यह उसका पत्र है। किसका पत्र है, उसका। तो इस टाइप से हम प्रश्न बनाकर पता कर सकते हैं कि संबंध कारक क्या है। और सभी कारकों की मैंने पहचान आपको बताई है। आप किस तरीके से प्रश्न बनाकर उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा अगला कारक अधिकरण कारक है। जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से उसके किसी अन्य पर आश्रित होने का भाव पता चले, अर्थात ये हमें पता चले कि ये वस्तु किसी अन्य पे निर्भर है, आश्रित है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह मित्रों होते हैं में या फिर पर। सेंटेंस में हरदम में या पर का इस्तेमाल अवश्य होगा। और हमें पहचान करने के लिए हम किस में या किस पर ये प्रश्न बनाकर हम इसकी अधिकरण कारक की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण क्या है, मछली पानी में तैरती है। पानी में तैरती है। अब यहाँ पानी जो है वो अधिकरण कारक है, लेकिन पूछा जाए कहाँ तैरती है, एग्जाम्पल किस में तैरती है, किस पर तैरती है, तो उत्तर क्या बनेगा, पानी में तैरती। किस में तैरती है, पानी में तैरती है। तो यहाँ किस पर आश्रित है, पानी पर आश्रित है। यहाँ पानी अधिकरण कारक हो गया। मेज पर पुस्तक रख दो। किस पर पुस्तक रख दो, यानी कि मेज पे रख दो। तो यहाँ पे मेज आपका अधिकरण कारक हो गया। सिर्फ आप ये प्रश्न बना के, बहुत ही आसान है मित्रों, कारक सबसे आसान होते हैं, केवल आपको उनको समझना है और कहाँ उनका प्रयोग हो रहा है उसको भाव समझ जाते हैं आप, उनका उपयोग आ जाता है। कारक चिन्ह आपको अगर याद हो जाते हैं तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होना है। हमारा अगला कारक है संबोधन कारक। मित्रों, जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं उसे संबोधन कारक कहा जाता है, यानी कि किसी की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित हो रहा है, आकर्षण का भाव आ रहा है, तो वहाँ पर संबोधन कारक होगा। जैसे हम अचानक खुशी के पलों में हम कहते हैं वाह क्या बात है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, दुख होता है हो ये क्या हो गया। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं, हम उनका जब वो इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे एक तरह से संबोधन कारक होते हैं। बाकी इनका कोई विशेष चिन्ह नहीं होता है, विभक्ति चिन्ह इनका नहीं होता है। केवल शब्दों के आगे ये जो विस्मय आदि बोधक शब्द हैं, इनके आगे हम विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा देते हैं। उसी से संबोधन कारक का पता चल जाता है कि हाँ ये हम संबोधित कर रहे हैं, बाकी इसकी कोई और पहचान नहीं होती है। उदाहरण हम देख लेते हैं। राहुल, यह क्या कर रहे हो। अब यहाँ राहुल को संबोधित किया गया, उसके आगे ये साइन लगा हुआ है विस्मय आदि बोधक का। अरे तुम कब आए, यहाँ विस्मय हो रहा है, अरे तुम कब आए, उसको तो पता ही नहीं कब आया, तो पूछ रहा है अरे तुम कब आ गए भाई। तो इस टाइप से होगा, वाह कितना सुंदर उपमान, अरे वाह क्या बात है। तो जहाँ पर भी ये भाव, आकर्षण का भाव, ये संबोधन करने का भाव प्रकट हो रहा होता है, वहाँ पर
संबोधन कारक होता है। यहाँ मैंने नोट भी आप लोगों को दिया है कि जैसे कि मैंने बताया कि संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है। जिस शब्द से किसी को पुकारा जाता है उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा दिया जाता है और वो संबोधन कारक हमारा बन जाता है। तो मित्रों, ये हमारे आज के 8 कारक थे। अब हम एक बार और देख लेते हैं सरसरी निगाह से कि कारक और उनका चिन्ह क्या होता है। आप इसको याद करने में आपको आसानी रहेगी। कर्ता, पहला कारक था हमारा कर्ता। इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, मतलब कर्म किसके द्वारा काम हो रहा है, किसको किया, कर्म क्या, कर्म का क्या कर्म हो रहा है। करण से यानी कि उस कर्म को करने का साधन क्या है, से या के द्वारा, किसके द्वारा हो रहा है। संप्रदान के लिए यानी कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए, देने का भाव जहाँ प्रकट होता है वो संप्रदान होता है। अपादान का भी से होता है लेकिन यहाँ अलगाव का भाव होगा। पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि अलग हो गया, तो वहाँ अपादान कारक हो गया। संबंध कारक, जहाँ पर हमें संबंध का पता चले। इसका विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो ये होते हैं का, की, के, रा, री, रे आदि। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पर यानी कि आश्रित, किसी चीज पर आश्रित होने का भाव का पता चले। 8वां हमारा और आखिरी कारक जो है वह संबोधन है। इसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है लेकिन फिर भी हम हे, रे, अरे और इनके आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, इन शब्दों को हम संबोधन कारक मान लेते हैं। हमें केवल साइन देखना होता है कि क्या संबोधित किया जा रहा है, उसी से हमें इसकी पहचान करनी होती है। तो मित्रों, आज के ये हमारे कारक पे चैप्टर था। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई इस पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। फिर भी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कारक का चैप्टर तैयार नहीं होगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्या अंतर है उनमें, क्या नहीं है। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होती। अगर आप भाव को समझ लेते हैं तो कभी भी आपको कठिनाई नहीं होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे और भी वीडियोस आपको देता रहूं। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।